नेपाल, स्कॉटलैंड, नेदरलैंड्स, CWCL2। जी हाँ, अब एक बार फिर से वो राइवल क्रिकेट, वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट का टाइम आने वाला है और उससे पहले बहुत सारे चेंजेस हमें दिखने वाले हैं। इस वीडियो में फिक्सचर्स के बारे में बात करूंगा, क्या चेंजेस आप देख सकते हो उसके बारे में बात करूंगा, आपसे भी कुछ सवाल जरूर पूछूंगा और रीसेंट जो परफॉर्मेंस नेपाल की रही वो कैसी रही और फिर इवेंचुअली कोचेस और कैप्टन्स पर बात करते हुए इस वीडियो को खत्म करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे कि भैया नेदरलैंड, स्कॉटलैंड दो अच्छी टीम और उनके साथ नेपाल, मतलब तीन राइवल वाली टीम, तीन कॉम्पिटिटिव टीम। और क्या हो सकता है, बिल्कुल मतलब मैंने एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया है, वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है नेपाल सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल टीम है। आपको नहीं पता कब क्या होगा, आपको नहीं पता कि स्कॉटलैंड जो इन फॉर्म स्कॉटलैंड दिख रही है वो स्कॉटलैंड आएगी और नेपाल से हार जाएगी। और जब यूएस से आप खेलने जाओगे इस उम्मीद में कि भाई यूएस को तो हम डोमिनेट कर देंगे, तो आप उस यूएस से हार जाओगे। तो जिससे आपको लगता है कि आप उसके ऊपर भारी पड़ोगे, काफी बार उसके ही सामने आप कमजोर पड़ जाते हो और काफी बार जिसके सामने लगता है कि यार यहां तो मुश्किल है कुछ होगा, उन्हीं को आप हरा करके आ जाते हो। सो यस, यहां पर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन नेदरलैंड बहुत अच्छी टीम, बहुत अच्छी दोनों टीम्स की राइवलरी, दोनों टीम के नंबर्स बहुत अच्छे और फिर वहीं स्कॉटलैंड के सामने भी आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन जो हमारी रीसेंट परफॉर्मेंसेज रही हैं वो बहुत अच्छी नहीं रही। लास्ट मैच जो खेला था स्कॉटलैंड से, माना अबैंडन हुआ था, नो रिजल्ट रहा था, लेकिन उससे पहले यूएस से जो हमने खेला 37 रन से हमारे थे। उससे पहले जो हमने स्कॉटलैंड से खेला था वहां पर हम जीते थे, फिर उससे पहले यूएस से खेला था फिर हम वहां हारे थे। सो हार जीत हार लगी रही। लेकिन जो उससे पहले कनाडा वाला फिक्चर रहा वो काफी खराब रहा, कनाडा ओमान वाला, वहां पर हमारे हाथ कुछ भी खास नहीं लगा। एंड दैट इज द रीजन। और उससे पहले जो हमने घर पर खेला था वहां पर भी हम बहुत अच्छे नहीं थे। दैट इज द रीजन की पॉइंट्स टेबल पर हम 7th प्लेस पर हैं और इसको इंप्रूव करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। बिकॉज आप 7th पोजीशन पर हो, आपने 12 मैचेस खेले जिसमें सिर्फ आप 2 जीते हो, पॉइंट आपके पास 6 जरूर हैं, वो 2 मैच तो आप जीते हो, तो 4 पॉइंट ऐसे हो गए। 2 मैच जो है वो अबैंडन हुए हैं, तो 4 और 2 6 पॉइंट आपके पास हैं। लेकिन आपसे जो ऊपर टीम है, मतलब अगर आपको 7 से आप 6 जाने का सोचो, तो आपसे ऊपर जो टीम है वो है नामीबिया। नामीबिया ने भी 12 मैचेस खेले, लेकिन नामीबिया के पॉइंट जो है वो 10 है, आपके 6 उसके 10, मतलब आप एक जीतोगे तब भी नहीं पहुंचोगे, 2 जीतोगे शायद तब भी नहीं पहुंचो अगर नेट रन रेट कम रहा। अगर आप उसके बाद एक और जीतोगे तब जाकर आप एक प्लेस ऊपर आओगे। और इतना सब कुछ करने के लिए नेपाल को अपने, मतलब इस टेबल को ऊपर जाने के लिए नेपाल को अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे। अब उन चेंजेस के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं कि भैया क्या हमें नया कोच मिलेगा, क्या हमें नया कैप्टन मिलेगा। बिकॉज आपको याद होगा जब CWCL2 चल रहा था, जब हम स्कॉटलैंड से खेल रहे थे, जब यूएस से खेल रहे थे, जब कनाडा से खेल रहे थे, ओमान से खेल रहे थे, तो वहां पर बात हो रही थी यार कि रोहित को चेंज करने की जरूरत है। लेकिन हाल फिलहाल में जब एनपीएल में रोहित की परफॉर्मेंस आई तो फिर बहुत लोगों ने कहा कि नहीं यार, आई थिंक कि रोहित को अभी थोड़ा सा और चांस मिलना चाहिए, एक दो और सीरीज अगर रोहित के साथ रहने देते हैं उसके बाद जाकर कोई डिसीजन लेंगे। फिलहाल कोच की तरफ सबकी नजर है। बिकॉज मॉन्टी को लेकर के बहुत बात हो रही थी कि भैया मॉन्टी देसाई का टेन्योर खत्म हो गया है, इसको एक्सटेंड नहीं करने का सोच रहा है नेपाल। और कुछ नए हैं जिनको अभी फिगर में रखा है, हो सकता है वो पोखरा एवेंजर के कोच हों, बिकॉज उनके साथ भी काफी बार देखे गए। सो बहुत सारे अभी लिस्ट में लोग हैं जिनको आप देख सकते हो, या फिर मॉन्टी जो है वही कंटिन्यू करेंगे, हर उनके चांसेस बहुत कम है। बट यस, मॉन्टी ने जहां से नेपाल को पिक किया था उससे थोड़ा सा ऊपर ला करके ड्रॉप जरूर किया है। लेकिन अब वहां से नेपाल को अगर अपने अंदर चेंजेस लाने हैं तो नेपाल को एनपीएल और जय ट्रॉफी की तरफ बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। हमने देखा एनपीएल में बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जिनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी आई हैं, जय ट्रॉफी में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जिनकी परफॉर्मेंस की तरफ आप नजर डालोगे। सो यस, बहुत सारे सवाल उस पर निकल कर आएंगे, जैसे भाई मयान यादव जैसे प्लेयर, क्या आप उनको अभी मौके दोगे, या फिर कैन सोच रहा है कि नहीं थोड़ा टाइम और, अभी मयान इट्स टू अर्ली टू कॉल मयान, अभी थोड़ा सा और उनको टाइम देंगे तब जाकर उनको इंटरनेशनल फिक्चर में डालेंगे। या फिर क्या आप नंदन यादव जैसे प्लेयर को के हाथ में बॉल दोगे, क्या आप रिजान धाकल को और मौके दोगे। बिकॉज ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने अच्छी बॉलिंग, अच्छी परफॉर्मेंस की है रिसेंट के, चाहे आप एनपीएल उठाकर देख लो वहां पर भी अच्छी परफॉर्मेंस आई है और उसके बाद भी आप देख लो वहां पर भी अच्छी परफॉर्मेंसेस आई हैं। आप किशोर महतो को देख लो, किशोर महतो को लेकर के बहुत सारी बात थी कि भैया काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, स्टार्टिंग डेज में तो बहुत ही अच्छे नंबर्स थे उनके और अच्छा खासा, मतलब एक डिसेंट बॉलर, एक डिसिप्लिन बॉलर लग रहा था। तो क्या आप किशोर महतो को बॉलिंग दोगे। लेकिन इसके साथ साथ सवाल यह भी था कि जो करंट टीम है क्या आप उसमें कोई चेंजेस करोगे।
क्या आप आसिफ को बैठने को बोलोगे? बिकॉज माना वो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं लेकिन उनके बैट से रन्स नहीं आ रहे हैं, सो बैट से रन्स नहीं आ रहे हैं, ना एनपीएल में उनके पास से कुछ आया, ना ही उससे पहले उनके पास कुछ आ रहा था। और उनके साथ साथ उनके ओपनर कुशल भुटेल के पास से भी कुछ खास नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने रीसेंट मैचेस में रन्स कर दिए। जब उन्होंने जय ट्रॉफी में रन्स किए काफी कॉन्फिडेंट भी दिखे, उनकी टीम भी जीती, सो यस एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट है, तो वो चीज कहीं ना कहीं उनको बचा लेगी। लेकिन क्या आसिफ को बचा पाएगी? बिकॉज आसिफ के नंबर्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे थे। सो सवाल बस यही है कि ये जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने एनपीएल में परफॉर्म किया, जिन्होंने जय ट्रॉफी में परफॉर्म किया, क्या आप इन प्लेयर्स के ऊपर देखोगे? क्या आप इन प्लेयर्स को टीम में लाने का सोचोगे? बिकॉज अगर एक नया कोच आएगा तो सिंपल सी बात है, एक नया माइंडसेट आएगा। नया कोच मतलब पूरी टीम बदलेगी, मतलब पूरी टीम का माइंडसेट बदलेगा, वो शायद लर्निंग वाली अप्रोच थोड़ी सी बदलेगी। रोहित पौडेल शायद वही होंगे, लेकिन रोहित पौडेल के खेलने का और करने का तरीका बदल जाएगा, बिकॉज पीछे से एक कोच नई एडवाइस लेकर के आ रहा होगा। सो यस, इन सबके पीछे एक कोच होगा जो शायद बहुत चीजें बदल सकता है अगर कोच बदला जाएगा तो, जो कि अभी तक चांसेस यही है कि कोच जो है वो बदला जाएगा। सो सबसे जो पहली नजर किसी पर होगी वो इसी चीज पर होगी कि क्या एक नए माइंडसेट के साथ टीम आएगी, एक नए कोच के साथ टीम आएगी। अगर एक नए कोच के साथ आई, क्या वो कोच कुछ चेंजेस कराएगा? क्या वो बोलेगा कि भैया मैंने आसिफ के नंबर्स देखे, मैंने आसिफ के रीसेंट परफॉर्मेंसेस देखी, मुझे लगता है आसिफ को कुछ टाइम बैठना चाहिए, जाकर वापस जाओ, खेलो, अपने आप को इंप्रूव करो, उसके बाद अपना इंप्रूव भी करो और प्रूव करो, और फिर जाकर के आपको टीम में जगह मिलेगी। क्या कुशल को वो चाहेगा कि यार रुके, या फिर वो बोलेंगे नहीं नहीं भाई आप भी जाओ, थोड़ी और प्रैक्टिस करो या थोड़ा और रन करो? आई थिंक कुशल को आप टीम में रहने दोगे, लेकिन फिर आप नीचे आओगे। क्या ललित राजवंशी को आप प्रायोरिटी दोगे ज्यादा संदीप लामिछाने से? क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों टीम में नहीं खेलेंगे, मैं कह रहा हूं प्राइमरी स्पिनर की तरह क्या आप प्रायोरिटी उनको ज्यादा दोगे? क्या संदीप को आप बोलोगे कि भैया अपनी प्रैक्टिस में आप इंप्रूवमेंट करो, बिकॉज आपके नंबर्स बहुत अच्छे नहीं, आपका जो रेप्यूटेशन है उसके हिसाब से आपके नंबर्स नहीं आ रहे हैं? सो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि जो नया कोच आएगा क्या वो टीम को उतनी स्ट्रांगली लेगा, क्या वो बड़े प्लेयर्स को ड्रॉप करने की बात करेगा? बिकॉज अगर आप देखोगे आसिफ एक बड़े प्लेयर है, लेकिन उनको ड्रॉप करना एक बड़ा कॉल होगा, तो क्या वो उनको ड्रॉप करेगा? क्या वो संदीप लामिछाने जैसे प्लेयर को जाकर कहेगा कि आपको सर्टेन एरियाज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है? बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग कॉल होती है किसी को भी। या फिर दीपेंद्र सिंह आयरी जैसे प्लेयर को क्या ओडीआई फिक्चर में या ओडीआई सेटअप में बोलेगा कि दीपेंद्र देखो आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, बिकॉज अगर आपको स्कॉटलैंड और नीदरलैंड जैसी टीम को हराना है और अगर आपको इस टेबल से ऊपर जाना है, तो हम इस नंबर के साथ तो नहीं जा सकते। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको इस पर्टिकुलर सीरीज जो कि जून में होगी 2025 में, उससे पहले एक नए कोच के आने पर दिख सकता है। और हो सकता है कि आप रोहित को एक नए कप्तान की तरह देखो और वो जो अप्रोच हम पहले देखा करते थे उसमें बिल्कुल ही चेंज आ जाए। सो यस, बहुत कुछ है देखने को, और आगे हम वीडियोस में बहुत कुछ डिस्कस करेंगे क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, उन प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जो पर्टिकुलरली ओडीआई फॉर्मेट के लिए सूटेबल है, उन बॉलर्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये ओवरव्यू टाइप की वीडियो थी जहां पर हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया कि कैप्टन, कोचेस, क्या चेंजेस माइंडसेट में आ सकते हैं, कौन कौन प्लेयर हैं जिन पर नजर हो सकती है, और क्या हम किसी सीनियर प्लेयर को टीम से बाहर जाता हुआ देख सकते हैं। जैसा अगर आपको याद होगा तो चतुर बहादुर ने कहा भी था कि एनपीएल में आप देखोगे कि हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उन्होंने कहा था हमारी बेंच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, आने वाले टाइम में हम एक नई टीम भी तैयार कर सकते हैं। तो क्या वाकई कुछ ऐसा सोचेगा कैन, या फिर इसी टीम को और ज्यादा मौके देगा? खैर आपके हिसाब से कौन कौन से चेंजेस इस टीम को और मजबूत बना सकते हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।